ये 2026 का पेपर है। इस पेपर को पहले आप देख लो क्वेश्चनों को। ये पहला क्वेश्चन है। पहला में 18 क्वेश्चन है, 18 पॉइंट है, 1 से 18 तक ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तो इस पेज में हो गए ये 3 क्वेश्चन। फिर ये चौथा पॉइंट, पहला का चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, ये पॉइंट है। और ये 8वां पॉइंट, फिर 9वां, 10वां, और ये आपके 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये यहाँ तक हो गए 15 पॉइंट। 15वां के बाद में ये 16वां पॉइंट आ गया बारंबारता का, और ये 17वां, और ये लास्ट 18वां। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 18 क्वेश्चन है, एक एक अंक के। अब दूसरा क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट तो यहाँ आ गए और 4 पॉइंट ये यहाँ आ गए, 4 हो गए कुल 6। अब तीसरा है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 1 से 12 पॉइंट तक। तो 12 क्वेश्चन ये हो जाएंगे एक एक अंक के। तो ये देख लो, तीसरे में यहाँ तक हो गए 5, फिर ये छठा आगे दो, छठा ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और ये 12वां पॉइंट। तो ये तीन प्रश्नों के कुल 36 क्वेश्चन बन गए एक एक अंक के। तो 36 अंकों के हो गए। अब है ये खंड बे। खंड बे में लघुतरात्मक प्रश्न है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां है, छठा है, 7वां, फिर ये 8वां क्वेश्चन, और आगे लो आप 9वां, ये 9वां रहा, फिर ये 10वां, 11वां, और ये 12वां क्वेश्चन, 2 अंकों के। 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद में ये आ गए अपन खंड 6 में। खंड 6 में 3 अंकों के प्रश्न है, और अथवा में भी है। प्रत्येक प्रश्न अथवा में, खंड 6 में और दे में, दोनों खंडों में अथवा में प्रश्न मिल रहे हैं अपने को। तो ये 14वां, नीचे इनके अथवा दिए हुए हैं, ये अथवा है नीचे, ये 15वां, फिर ये 16वां त्रिकोणमिति का, नीचे अथवा है इसका, और अब ये 17वां। तो 17 तक खंड 6 में है। ये 17वां क्वेश्चन खंड 6 में ही है, अथवा में आया हुआ, ये देखो नीचे बहुलक और माध्य। अब आगे खंड दे में 3 क्वेश्चन है, 4 अंकों के। खंड 6 में 3 अंकों के थे, अब यहाँ है 4 अंकों के। तो 18वां आगे है, 18वें का अथवा, ये 18वां का अथवा 4 अंकों का। और ये 19वां क्वेश्चन 4 अंक का, इसका अथवा 19वां का। और 20वां है अगले पेज में, ये 20वां सांख्यिकी का। तो बहुलक पूछा है, 4 अंकों का है, 20वां लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। और ये इसका 20वां का अथवा है नीचे, जिसमें पूछा है माध्य, पद विचलन विधि द्वारा माध्य। तो ये पूरा पेपर है। अब इस पेपर को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लो। तो ऑब्जेक्टिव के है 18 क्वेश्चन कुल। तो पहला क्वेश्चन है, में से ज्ञात कीजिए, एसीएफ ज्ञात कीजिए 16 और 20 का। तो 16 20 के पहले बाजी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 16 20 को लिख लिया, 2 का भाग जा रहा है 16 20 में, 8 और 10 बार गया, फिर और 2 का दे दिया, 4 बार चला गया, इसमें 5 बार चला गया। अब 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, 5 में नहीं जा रहा, इसको दोबारा लिख लो। और फिर 2 का भाग 1 बार गया, 5 आ रहा है उधर से, अब 5 का भाग दे दिया। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब अपने को में से निकालने हैं।
में से निकालना है, इसलिए क्या करना है कि इन अभाज्य गुणनखंडों में वो संख्याएं छांट लो जिन संख्याओं ने इधर की दोनों संख्याओं में भाग दिया है। तो ये 2 और ये 2, इन दोनों ने इधर की ये दोनों संख्याएं जो है इनमें दोनों में भाग दिया। बाकी की जो 2 है इसने केवल 4 में भाग दिया, 5 में नहीं दिया। इस 2 ने भी 5 में नहीं दिया, फिर 5 ने केवल 5 में ही भाग दिया, 1 में दिया नहीं। तो ये ए सी एफ के लिए ऐसा करना है, जिस अभाज्य गुणनखंड ने दोनों में भाग दिया उस अभाज्य गुणनखंड को लेना है। तो ये 2 गुणनखंड है, 2 और ये 2, इसको यहाँ लिखा, गुणा कर लिया और ये 4 आ गए। तो इसमें ऑप्शन हो गया बे राइट। अब लेवें दूसरा, निम्न में से कौन सी अप्रिमेय संख्या? तो ये अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय की पहचान ऐसे करनी है कि एक तो वो दशमलव की होती है, आगे उसके अनंत के चिन्ह होते हैं और अनावर्ती होती है। अंकों में अनावर्ती, ये याद रखना, आवर्ती नहीं, आवर्ती में तो परिमेय हो जाती है। अनावर्ती होती है, दशमलव होता है, अनंत प्रसार होता है आगे, तो वो अप्रिमेय संख्या होती है। और यदि अंडरूट में अभाज्य संख्या है, अंडरूट में जैसे 3 है या 5 है, अंडरूट में कोई भी अभाज्य संख्या, वो अप्रिमेय होती है। और अगर दशमलव में दे रखी है तो आगे अनंत प्रसार, अनावर्ती और दशमलव होना चाहिए, वो अप्रिमेय होती है। तो इसमें से ऑप्शन राइट हो गया। बाकी की ये प्रीमेय है, ये प्रीमेय है, 7 दशमलव प्रसार है, ये इसमें आवृत्ति है 5 की, और ये तो इसमें दशमलव भी नहीं है, न अंडरूट है, तो ये तो प्रीमेय है ही। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया अप्रिमेय संख्याओं का। तीसरा पॉइंट है बहुपद का। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है कि ये पी एक्स एक बहुपद है जिसका ये ग्राफ खींचा हुआ है, ये ग्राफ बहुपद का है जिसको परवलय बोलते हैं इस ग्राफ को। तो ये परवलय एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्यकों की संख्या होती है, उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इस परवलय ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। तो इसमें ऑप्शन हो गया से राइट ऐसे। अब आगे देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान होगा। तो इसमें ये 2 समीकरण दे रखे हैं, रैखिक युग्म है, तो x का मान अपन यहाँ रख देंगे इस दूसरे समीकरण में, तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान ही पूछा इन्होंने, तो नीचे देखो ऐसे किया हुआ है कि इस समीकरण में अपन ने x के स्थान पर क्या रख लिया, x का मान 4 रख लिया यहाँ पर, फिर पक्षांतर कर लिया, तो 19 में से 4 घट गए और 15 आ गए। 15 में 3 का भाग चला गया 5 बार, और इसमें माइनस है इसलिए ये माइनस का 5 आ गया। तो उत्तर हो गया ये ए राइट। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट समांतर श्रेणी का है। व्यापक श्रेणी दे रखी है, पहला पद, दूसरा, तीसरा ऐसे, और n पदों का योग बताना है, तो वो एस एन वाला सूत्र ही लिखना है। तो ये रहा दे में, तो ये ऑप्शन राइट हो गया, यानी n पदों का योग व्यापक श्रेणी में ये होता है। अब लो छठा, यदि किसी समान श्रेणी का प्रथम पद 11, 10वां पद 20, तो 10 पदों का योगफल कितना होगा? तो 10 पदों का योगफल पूछा है, तो ये 20 है वो अंतिम पद है, 20 क्या हुआ? अंतिम पद, 10वां पद है, और श्रेणी भी 2 पदों की 10 पदों की है, तो ये अंतिम पद हो गया, ये पहला पद। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे अपन ये एस एन वाला। एक तो ये सूत्र होता है, जब प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होता है तब तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, और यदि पहला पद और अंतिम पद अपने को ज्ञात हो तो ये एस एन वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान रख लो, पहला पद अंतिम पद, 11 और 20 रख लिए, 31 हो गए, 31 को गुणा कर लिया, 155 आ गए, तो इसमें बे ऑप्शन राइट हो गया। सातवां, दी गई आकृति में यदि पी क्यू आर एस समांतर, पी क्यू
आर एस समांतर, ये पी क्यू और आर एस ये समांतर है। ये तो ये समांतर है, ये क्या हो गई, तिर्यक रेखाएं, ये तिर्यक रेखाएं हुई। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पी ओ क्यू और एस ओ आर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पी ओ क्यू एस ओ आर ये वाला समरूप है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत का अर्थ है कि आप देखो यहाँ नीचे कि पहले तो अपने ऐसे करें कि ये मान ज्ञात कर लें, कौन सा, ये कोण ज्ञात कर लो, रेखिक युग्म कोण है। तो 180 में से 118 घटा लेंगे, इसका मान आ जाएगा। तो 180 में से 118 घटाएंगे तो 62 आ जाएंगे। तो इसका मान कितना आया, 62 डिग्री। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज पी ओ क्यू एस ओ आर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। यानी कोण Q है वो कोण R के बराबर होगा, कोण Q बराबर R। यही देख लो, कोण Q किसके बराबर होगा, कोण R के, और R है 58 डिग्री का, इसलिए ये Q है वो 58 डिग्री का हो गया। बस अब लो, तो 58 का हो गया। अब ऐसे करो कि इस त्रिभुज में दो कोण ज्ञात हो गए, अब P का मान ज्ञात कर लो, P का ही बताना है। तो दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटा लेंगे, दोनों कोणों को जोड़कर 58 और 62 को जोड़कर 180 में से घटा लेंगे, दोनों की जोड़ आई 120, तो P का मान आ गया 60। और दूसरा ये भी तरीका है, देखो इस साइड में त्रिभुज एस ओ आर में देखो, एस ओ आर यानी ये वाला त्रिभुज एस ओ आर, इसमें क्या है कि इस त्रिभुज का ये कोण 22 कोण है, 118 वाला है ना, ये 22 कोण है। और 22 कोण का मान होता है इन दोनों कोणों के योग के, ये कोण और वो 58 वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ आती है सदैव 22 कोण के बराबर, क्योंकि ये दोनों अंतराभिमुख कोण है उस 22 कोण के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि कोण एस प्लस आर बराबर 118, कारण है अंतराभिमुख कोणों का योग 22 कोण के बराबर होता है। अब आर का मान 18 है, तो एस का मान निकाल लो। अब 118 माइनस 58 बराबर 60 डिग्री। एस का मान कितना आया, 60 डिग्री याद कर लिया। अब देखो एस है वो कोण किसके बराबर है, यहाँ देखो आप, कोण P के बराबर है कोण S, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो इस कोण S का वो कोण P है वो संगत कोण है, तो इसके बराबर हो गया वो कोण, तो वो 60 डिग्री का हो गया। तो कैसे ही कर लो, बोले इस टाइप से करो चाहे इस हिसाब से कर लो, एक ही है। तो ये 7वां हो गया। अब 8वां देखो, 8वां में वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से। मान लो ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 ही तो खींच सकते हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। दी गई आकृति, नम्मा पॉइंट आ गया, दी गई आकृति में टीपी टीक्यू यानी ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, अपने को कोण बताना है पी टी क्यू यानी ये कोण बताना है। इस कोण का मान अब कैसे ज्ञात करेंगे कि इन आमने सामने के जो ये दोनों कोण हैं इनका योग 180 होता है, तो 180 में से 125 घटा लो, टी का मान आ जाएगा। तो ये है 180 में से आप 125 को घटाओगे तो 55 डिग्री मान आ गया। इनका योग 180 क्यों होता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय कैसे हुआ, चक्रीय हुआ यहाँ समकोण होता है और यहाँ भी समकोण होता है, तो वो 90 और ये 90 180 हो गए।
अब जिस चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होता है वो चक्रीय होता है, तो इन दोनों का 180 है तो इन दोनों का योग भी 180 हुआ इस प्रकार। तो इसमें 55 डिग्री ए ऑप्शन में यह है, तो ये हो गया ए ऑप्शन। 10वां, दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं इस प्रकार। ये तो दिए हुए दो बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक करेंगे इन सूत्रों से, यानी पहला निर्देशांक, इसका पहला निर्देशांक जोड़कर 2 का भाग दे देंगे इस प्रकार। देखो यहाँ पर ये आ गया मान, और जब y का मान निकालेंगे तो y1 + y2/2 और वही लाने दूसरा निर्देशांक, इसका भी दूसरा निर्देशांक, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, तो ये आ गया y का मान। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 1 और -2। तो 10वां पॉइंट हो गया। 11वां पॉइंट है त्रिकोणमिति का, यदि साइन बराबर 4/5 हो तो कोस का मान बताइए। तो साइन बराबर अपन जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो 4 लंब हुआ 5 कर्ण है, तो तीसरी भुजा कितनी हुई वो ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से कर लो, 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर 25 - 16 बराबर 9, 9 का वर्गमूल 3। और वैसे भी सीधा ही याद रख लो आप कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, एक 4 की और कर्ण 5 का है, तो वो तीसरी 3 की होती है, 3 4 5, ये त्रिक है। ये तीनों संख्याएं क्या है, 3 4 5, ये त्रिक है। आठिम है सही। तो अब कोस का मान ज्ञात करें, तो कोस का मान ज्ञात करें तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो 3/5 हो गया कोस ए का मान। ये कोण ले रहे हैं न्यून कोण ए, तो 3/5 दे ऑप्शन राइट हो गया। 12वां पॉइंट, भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चढ़ है, वो 1 मीटर लंबी है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, छाया की लंबाई होगी, यानी अपने को ये बतानी है, ये लंबाई बतानी है। अब जब कोई समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री होता है तो उसका आधार है वो लंब से √3 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये लंबाई हो जाएगी 1√3 मीटर। 30 डिग्री के समय ये आधार लंब से √3 गुना अधिक होता है। तो आपके जो यहाँ मान दिया हुआ होता है उसको आप √3 से गुणा कर लो तो इसका मान आ जाएगा। तो a को √3 से गुणा करें तो √3 ही तो आएगा, तो ये ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। और हल करें तो इस त्रिभुज को लिया, लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, और tan के पास 30 डिग्री है या न्यून कोण, तो tan 30 का मान 1/√3। अब वज्र गुणा कर लिया, √3 आ गए, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो गया। 13वां क्वेश्चन में एक त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो ये लघु त्रिज्याखंड है, ये वाला, इसका तो क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया लघु त्रिज्याखंड का, ये दे रखा है ना लघु त्रिज्याखंड। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड है ये ऊपर का जो भाग है ये, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का सूत्र होता है ये वाला, πr², 1 - θ/360, ये होता है। लेकिन अपन ये सूत्र से नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा लेंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ऐसे निकालेंगे अभी। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु का दिया हुआ है 54 और वृत्त का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल लो, 22/7 × 7 × 7, त्रिज्या दे रखी ना 7, तो 7 × 7 -54, काट लिए 22 7
154, 54 घटा लो 100 आ गए, तो ऑप्शन इसमें से राइट हो गया। अब लो अगला पॉइंट है 14वां। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र ही है ये सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। 15वां, एक सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सेमी का है घन है वो, एक सेमी भुजा का है, तो ये सूत्र लगाओ 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा है एक का वर्ग कर लिया, 6 एकम 6, ये आ गया, तो 6 वर्ग सेमी। ये ऑप्शन राइट हो गया। वैसे देखो यहाँ भी 6 है लेकिन यहाँ घन सेमी है, यहाँ क्षेत्रफल है, तो आपको लिखना इकाई में यूनिट क्या है, वर्ग सेमी की है। ये है आयतन की, घन सेमी आयतन का होता है। अब लो बहुलक ज्ञात करना है, तो सीधा ही है इसमें, तो देखो बंटन सारणी दे रखी है। बहुलक में क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता का जो मान होता है, ये देखो इस बारंबारता में चलो आप, ये 16 सबसे अधिक बारंबारता है। 16 की सीध में जो ये मान है चरमान, वो बहुलक है ये वाला, तो ये 6 बहुलक हो गया। ऑप्शन हो गया बे राइट। ये आ गया आपके कितना हुआ ऊपर 16, ये 17वां। 17वां में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, तो पहले माध्यक वर्ग निकालो। माध्यक वर्ग इन वर्गों में से कौन सा है माध्यक वर्ग, तो यहाँ नीचे देखो संचयी बारंबारता दे रखी है, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए अपने को जो अंत में लास्ट वर्ग की संचयी बारंबारता होती है ना, ये 25 है, ये इस संचयी बारंबारता का लास्ट संचयी बारंबारता का आप n/2 निकालो। ये निकाल लिया n/2 यानी 25/2 12.5। तो 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 18। तो 18 के सीध में कौन सा वर्ग है, 20-30 वाला, ये माध्यक वर्ग हुआ, और इसकी निम्न सीमा हो गई 20, तो ऑप्शन हो गया से राइट। अब ले आगे, इसमें सूत्र नहीं लगेगा, माध्यक इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निम्न सीमा ही तो बतानी है माध्यक वर्ग की, माध्यक तो ज्ञात करना नहीं है। अब लो 18वां क्वेश्चन प्रायिकता का। एक सिक्के को उछालने में चित आने की प्रायिकता होगी, तो एक सिक्के में 2 घटनाएं होती है, और चित कितने होते हैं, 1, तो ये उत्तर हो गया 1/2, ये प्रायिकता आ गई चित आने की। अब लो पहले के 18 पॉइंट हो गए, अब दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखो पॉइंट है द्विघात समीकरण का, क्या कह रहे हैं, x² ax² + bx + c = 0, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण, इस जो ये समीकरण दिया हुआ है, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, अब यदि ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, यदि विविक्ति, इसको विविक्तिकर बोलते हैं, b² - 4ac, अगर b² - 4ac का मान 0 होता है तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं, तो ये कंडीशन होगी विविक्तिकर। अगर इसका मान <0 तो मूल काल्पनिक, <0 तो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल, तो 3 प्रकृति होती है मूलों की। तो ये पूछिए प्रकृति, अभी तो प्रकृति इन्होंने बता दी कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, दोनों बराबर हैं, तो विविक्तिकर का मान कैसा होगा, तो ये रिक्त स्थान में भरना है अपने को, b² - 4ac = 0, ये हो गया। समांतर श्रेणी का और दे दिया, देखो व्यापक रूप, अभी पढ़े थे ना वहाँ SN का सूत्र पूछा था, अब यहाँ AN का सूत्र पूछ रहे हैं। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दे रखा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और अपने को कह रहे हैं nवें पद का मान होगा, nवां पद कैसा होगा, तो ये रिक्त स्थान में भरना है a + n - 1d। तीसरा पॉइंट, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है।
और एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल, ये रिक्त स्थान भरना है लंबवत, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या सदैव 90 डिग्री पर मिलती है। यानी ये जो वृत्त है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इसका कह रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये लंबवत हुई दोनों, तो लिख लिया लंबवत। अब ये सर्वसम्मिका आ गई। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर होता है क्या, 1। अब डिग्री चाहिए, यहाँ कुछ भी हो, डिग्री मतलब होनी दोनों के पास समान चाहिए डिग्री, 60 60 भले 30 30 90 90 45 45 समान मान होने चाहिए डिग्री में। और ये सर्वसम्मिका है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है सदैव 0, ये रिक्त स्थान है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है 0 0। अब लो तीसरा, अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए। तो अपन ने कर लिए, देखो 18 और 6 24 क्वेश्चन कर लिए, एक एक अंक के। पहले ऑप्शन वाले, ये रिक्त स्थानों वाले हो गए। अब तीसरा पॉइंट है अति लघुतरात्मक, ये भी एक एक अंक ही है, 12 पॉइंट है, 1 से 12 तीसरे प्रश्न में। तो इसमें पूछ रहे हैं कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो पहले तो ये समझो कि शून्य पर समाप्त होना किसको कहते हैं। जैसे मान लो 10 के, ये 10 है, इसके ऊपर घात 2 है, तो जब इसको हल करेंगे उत्तर क्या आएगा, 100 आएंगे। तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 0। तो ये कहलाता है शून्य पर समाप्त होना। कोई संख्या का एंड कहाँ पर हुआ, 0 पर। अब यहाँ दे रखा है 10 की जगह 4, ऊपर है घात, घात अपने को छूट दे रखी है, प्राकृत संख्या है, कुछ भी रख लो आप, कि कोई भी घात के लिए आपके ये 4 है वो 0 पर समाप्त हो जाएगा क्या। तो इसका उत्तर ये है कि नहीं होगा, 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं होगी। क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 आएंगे, जबकि जो ये आधार होता है, जैसे यहाँ 4 आधार है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही होने जरूरी है। जैसे 10 में अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 भी है, तो 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। तो 4 में क्या होगा, 2 × 2। अब 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या होना जरूरी है, 2 और 5 दोनों ही होने जरूरी है, इसलिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ऐसा मान नहीं होगा। तो n का कोई ऐसा मान नहीं है, यानी कोई भी ऐसी घात अपन रखे हैं जिससे 0 पर समाप्त हो जाए, ये 4 नहीं होगा ऐसा। दूसरा पॉइंट, संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सरल, अभाज्य गुणनखंड करो, पहले 2 का भाग दिया, फिर और 2 का, फिर 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, 3 का गया, फिर और 3 का गया, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लिए आपने सारे। अब 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। ये लिखना गुणनफल रूप कहलाता है, इस प्रकार लिखते हैं, इसको कहते हैं गुणनफल रूप। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप ये कहलाता है। ये तो अभाज्य गुणनखंड है और ये कहलाता है गुणनफल रूप। हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में है कि एक द्विघात बहुपद है जिसके ये 2 शून्यांक है, अल्फा और बीटा। अपने को कह रहे हैं कि शून्यांक और गुणांकों के बीच
संबंध लिखिए। तो ये दो संबंध होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, यानी शून्यकों का योग गुणांकों के इस अनुपात के बराबर होता है b/a। यानी ये तो गुणांक है, a b और c ये गुणांक कहलाते हैं, और अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यांक है। तो शून्यकों का योग इन दो गुणांकों के इस अनुपात के बराबर होता है और ऋणात्मक माइनस, और गुणफल होता है c/a। ये गुणांक बटा ये गुणांक c/a। तो ये लिख दिया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये दो संबंध है। चौथा पॉइंट, रैखिक समीकरण युग्म का है, हल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी दिया इन्होंने। ये तो इजी ऐसे हो गया, देखो ये y और ये y बराबर है और विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर इनका विलोपन हो जाएगा y का, तो x का मान आ जाएगा। नीचे देखो यहाँ दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या हुआ, विलोपन हो गया y का। यहाँ 2x आ गए, यहाँ 6 आ गए, भाग दिया 3 आ गए, और x का मान कहाँ रख दिया, 1 में, समीकरण 1 में। तो 3 + y = 5, पक्षांतर कर लिया और y का मान 2 आ गया। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, चौथा हुआ है, 1 मिनट वापस देखो, हाँ चौथा हुआ है, आगे पांचवा यही है, देख लो। समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दे रखी है और अंतिम पद 19 है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंतिम पद बराबर दिया हुआ 19, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ये a + n - 1d। अब इसमें a और d का मान रखो। a है, a का मान 1 है प्रथम पद का, d है वो 2 है। 2 कैसे, 3 में से 1 घटाओ 4 अंतर आ जाएगा, तो 2 रख लिया। अब 1 का पक्षांतर कर लिया, इधर 18 आ गए, और 2 का दे दिया नीचे भाग, तो 9 बार चला गया। अब जो ये 1 है वो पक्षांतर होकर 9 के पास प्लस में चला गया और 10 आ गए, तो पदों की संख्या 10। तो अंतिम पद दिया हुआ है, पदों की संख्या निकल गई, 10 है। तो 10 पद है इस श्रेणी में। अब ले छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है, यदि एक बिंदु P से, ये तो आप बोर्ड पर क्लास में खूब करते थे प्रश्न, POA का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं और ये कोण बना रही है 80 डिग्री, यानी यहाँ 80 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको बताना है POA, ये वाला कोण बताना है। ये तो वही है कि पहले तो आप पूरा ज्ञात कर लो, ये दिया हुआ 80, तो ये हो जाएगा पूरा 100, और 100 का आधा कर लो, हो जाएगा 50, क्योंकि ऊपर आधा है नीचे आधा कोण है, तो आधा आधा है, तो 100 का आधा आधा 50 50 हो जाएंगे। तो POA का मान कितना आया, 50 डिग्री। कैलकुलेशन इस प्रकार हो जाएगी, ये 80 को इधर भेज दिया, 100 आ गए, और 100 का आधा कर लिया, 50 आ गए। तो इसमें ऑप्शन नहीं, ये तो ऑप्शन वाला नहीं है, तीसरे प्रश्न का पॉइंट है छठा। तो इसमें 50 डिग्री उत्तर आ गए, POA का मान। अब लो सातवां पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी है, दूरी का सूत्र लगा लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, तो ये है सूत्र। सूत्र में रख लिया मान रखना है ऐसे कि ये x2 है और ये x1 है, यहाँ रखने x2 x1 के स्थान पर। अब ये x1 है वो माइनस का है, तो यहाँ आते आते प्लस का हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएंगे। और y2 - y1 यानी 2 - 4,
2 माइनस 4, फिर माइनस के 2 आ गए, वर्ग किया तो प्लस के 4 हो गए, 10 का हो गया वर्ग 100, 104, 104 तो 4 इंटू 26, 104 ही होते हैं, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ गई लंबाई 2√26 इकाई। सातवां हुआ है, आठवां पॉइंट, आठवां आगे है, ये रहा त्रिकोणमिति का। देखो ये त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे हैं, दोनों ही व्युत्क्रम है, साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और अपन जानते हैं कि दो व्युत्क्रम संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 होता है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा 1, और ये दोनों त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो भी व्युत्क्रम है एक दूसरे के, तो इनका गुणनफल भी 1 होगा, 1 1 2 हो गए, ये उतरा गए। अब लो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। तो चतुर्थांश होता है जब कोई वृत्त में 2 लंबवत व्यास खींचते हैं तो 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। अपने को एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश एक त्रिज्याखंडी होता है, ये एक क्या है त्रिज्याखंड है जिसकी त्रिज्या 7 है। तो भले ही त्रिज्याखंड के सूत्र से निकाल लो चाहे इस सूत्र से निकाल लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, के वृत्त का ये पूरे वृत्त का ये भाग छोटा भाग है, तो 4 का भाग दे दो पूरे क्षेत्रफल में, पाई आर स्क्वायर बटा 4, अब मान रख लिया 7 इंटू 7 पाई का मान और बटा 4, और फिर इनको काट लो, 7 से 7 कट गए, ये 2 से कट गए, फिर 77 बटा 2 आ गए, ये आ गया चतुर्थांश का। 10वां पॉइंट है, देखो 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई बतानी है, ये बतानी है चाप की लंबाई, मतलब ये ए से बी तक लंबाई बतानी है। कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या 21 है, तो चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये सूत्र रख लिया। सूत्र में रखो मान, तो 22 बटा 7, आर का मान 21, कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है बटा 360, और ये 7 है वो 22 बटा 7 वाला है। अब हल करो तो 60 और 360 को काट लिया, 6 आ गई, 7 का भाग 21 में 3 बार चला गया, 3 का भाग 6 में 2 बार चला गया, 2 से वो 2 कट गया, 22 आ गया, ये उत्तर हो गया 22 सेमी। 11वां पॉइंट, क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ी बारंबारता, अधिक बारंबारता कौन सी है इसमें, अधिक बारंबारता है 9, तो बहुलक वर्ग हुआ ये वाला 60 70, ये बहुलक वर्ग हुआ। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, तो 60 से 70 ये बहुलक वर्ग हो गया। 11वां पॉइंट। अब लो 12वां पॉइंट, माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। बंटन सारणी दे रखी है, बंटन सारणी को पहले ऐसे लिखो, एक्स और एफ को, चरमानों को और बारंबारताओं को लिख लिया, बारंबारताओं की जोड़ कर ली 10 आई, और एपेक्स ज्ञात करो। एपेक्स का अर्थ है कि एक मान बारंबारता का एक मान चर का गुणा कर करके यहाँ लिखना है। तो 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, योग आ गया 30। अब लगाओ सूत्र माध्य का, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ यानी 30 बटा 10, और भाग चला गया 3 बार। खंड बे में आ गए। खंड बे में शून्य ज्ञात करने हैं बहुपद के शून्य बताइए, तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो इस पद के 2 पद बनाने,
जिनकी जोड़ बाकी तो -6 होनी चाहिए, गुणा करे तो 8 होना चाहिए। तो वो दो पद हो गए 4 और 2। ये देख लो, दोनों को जोड़ें तो -6 आते हैं, दोनों को गुणा करें तो +8। अब कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन है x, अंदर रह जाएगा x -4। इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर हो गया x -4। माइनस कैसे हो गया? माइनस हुआ जब यहाँ माइनस होता है तो वो चिन्ह बदल जाता है, प्लस था माइनस हो गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन है x -4, तो x -4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? x -2। ये दो गुणखंड हो गए, दोनों गुणखंडों को शून्य के बराबर रखो, अलग अलग जीरो के बराबर रख लिया, फिर पक्षांतर कर लिया, ये दोनों शून्याक आ गए, ये हो गए शून्याक। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, 2 अंकों का है। खंड बे में प्रश्न 2 अंकों का है। अब पांचवा पॉइंट, पांचवा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। समस्या को 2 चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या होती है, उसमें एक अंक इकाई का होता है, दूसरा दाई का अंक कहलाता है। तो अपन ने मान लिया कि उस संख्या का इकाई का अंक है y और दाई का है x, तो वो संख्या कैसी होगी? दाई का जो अंक होता है वो 10 से गुणा होता है, इकाई का जो अंक होता है वो 1 से गुणा होता है, बीच में प्लस लगता है, तो वो ये संख्या बन गई 2 अंकों की संख्या। इन 2 अंकों की संख्या बनाई तो ये बन गई, क्योंकि दाई का जो अंक होता है वो 10 से गुणा होता है, इकाई का अंक है वो 1 मिनट, हाँ ये, तो इकाई का जो अंक होता है वो 1 से गुणा होता है, फिर उनको जोड़ा जाता है तो वो संख्या प्राप्त होती है। ये है बीजगणित में संख्या बनाना। अब अंकों को अगर उल्ट देवें तो संख्या कैसी हो जाएगी? इकाई वाला अंक यहाँ आ जाएगा और दाई का जो अंक है वो यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार। तो ये अंक पलटने पर संख्या इस प्रकार हो गई, ये पहली वाली संख्या। अब प्रश्न कह रहा है अगर इन दोनों को जोड़ें तो 66 आते हैं, तो इन दोनों की इधर तो कर ली जोड़, इस साइड में, ये बीच में लगा लिया प्लस और बराबर लिख लिया 66। अब हल करो, 10x और 1x 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66। तीनों पदों में 11 का भाग जा रहा है, दे दिया, इसमें x बार, इसमें y बार, इसमें 6 बार। तो ये कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस समस्या को जो ये इन्होंने बोली ना, इसको आपने बीजगणित के रूप में व्यक्त कर लिया, रैखिक समीकरण के रूप में, ये हो गया। अब छठा, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो ये सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, कितनी, कहाँ तक? 15 पदों तक, 15 संख्याएं हैं, तो ये श्रेणी 15 पदों तक हो जाएगी। अब योगफल निकालना है तो सूत्र लगाएंगे ये योगफल वाला, ये वाला। अब n 15, तो यहाँ भी n ने 15 लिख लिया, यहाँ n 15, ये प्रथम पद 2, ये 2 लिख लिया 15, फिर -1 d 4 अंतर 2। तो अब हल करो, अब हल करें तो 2 दूनी 4, 15 में से ये गया 14 इंटू 2, अब 14 दूनी 28 और इधर 4 32 हो गए, 32 में 2 का भाग चला गया 16, 16 बार गया 16 और 15 को कर लिया गुणा, तो आ गए 240। अब सम संख्याओं को, प्रथम सम संख्याओं को जोड़ने के लिए ये भी सूत्र है, n प्लस 1। तो n का अर्थ है पदों की संख्या, तो 15, फिर 15 प्लस 1, वो के वही 240 आ गए। तो ऐसे भी अगर प्रथम से शुरू हो, प्रथम सम संख्याओं को का बोलते हैं तब की बात है ये। और
ये तो योगफल का है ही सूत्र, लेकिन प्रथम सम संख्याओं का योगफल अगर निकालना होता है तो फिर ये भी अपन प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन अपने ये समाज श्रेणी में अपने यही प्रयोग में लेते हैं। और अगर विषम संख्याएं, प्रथम विषम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो ये हो जाएगा सूत्र। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है तो ये सूत्र ऐसे। लेकिन अपने समांतर श्रेणी में अपन योगफल के लिए यही सूत्र ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यही करते हैं 10th में। तो अब लो सातवां है छठी प्रश्नावली, त्रिभुज की समरूपता वाली। तो नीचे एक आकृति दे रखी त्रिभुज की, इसमें ये समांतर है इस भुजा के, तो डी ई समांतर बी सी, एडी का मान बताना है, यानी इस अंत्यखंड का मान बताना है। थेल्स ने क्या सिद्ध किया था कि इन अंत्यखंडों का अनुपात यानी एडी बटा बी डी, ए ई बटा सी ई बराबर होते हैं, ये सिद्ध किया था थेल्स ने कि यदि कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो जो दो अंत्यखंड होते हैं, अन्य दोनों भुजाओं के अंत्यखंड, इन अंत्यखंडों के अनुपात सदैव बराबर होते हैं ये अंत्यखंड। तो ए डी बटा बी, ए ई बटा सी ई, अब जिन जिन का मान है उनका तो रखो, ए डी का ज्ञात करना है। तो ए डी बटा बी डी 7.2 और इधर ए ई 1.8 और सी ई 5.4 रख लिया। अब 18, पहले पॉइंट से पॉइंट को काट लो, 18 54, भले आगे ले लो यहाँ, अभी यहाँ आगे वज्र गुणा करके बाद में काट लेना, तो वज्र गुणा कर लो बीच पहले, ए डी और 5.4 हो गए गुणा, ये इस साइड में 7.2 और 1.8 ये हो गए इधर गुणा। अब 5.4 चला गया भाग में, अब 18 का भाग 54 में 3 बार जाता है, पॉइंट से पॉइंट पहले कट जाएगा, तो 18 54, 3 का भाग अपन 7.2 में देंगे तो फिर जाएगा, पहले 72 में दे लो फिर पॉइंट लगा लेना, तो 24 बार जाएगा 72 में, फिर बीच में लगा लो पॉइंट 2.4 सेमी। 8वां, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो सेकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। त्रिज्या देखो, ये बड़े वाले की त्रिज्या ये, छोटे वाले की त्रिज्या यहाँ तक, तो त्रिज्याएं अलग अलग, केंद्र एक ही, वो सेकेंद्रीय होते हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो छोटे वृत्त की ये स्पर्श रेखा है ये वाली, और बड़े वृत्त के लिए ये लाइन जीवा है, तो कह रहे हैं कि इस ओपी से, यानी ये त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से ये समद्विभाजित होती है क्या, कौन, ये जीवा, मतलब एपी बराबर बीपी सिद्ध करना है, एपी बराबर बीपी, तो ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे पहले तो ये देखो कि यहाँ 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त के लिए और ये त्रिज्या है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ और ये भी समकोण त्रिभुज हुआ, दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। तो यहाँ देखो त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ बी पी, यानी इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे हैं अभी तो अपन ने, ओ ए पी, ओ ए पी, ओ बी पी, इनमें दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या गुण मिलते हैं वो देखना। तो कोण P बराबर कोण P, यानी ये 90 का तो ये भी 90 का बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये समकोण है, दोनों ही कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोण समकोण है,
इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ओ ए ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ए की वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर, और ओ पी बराबर ओ पी, ये ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा दोनों की। तो आरएचएस गुण धर्म से यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, और एपी बराबर बीपी, इसलिए एपी बराबर बीपी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो ये सिद्ध करना था। एपी बराबर बीपी हो गया 8वां। अब 9वां देखो, 9वां है ये, दो बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अभी पीछे एक सवाल करके आए थे, और पी क्यू की लंबाई भी बतानी है। तो मध्य बिंदु के तो वही सूत्र है, ये वाला मान रखने x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, भाग देना है, 9 आ गए, इधर भाग देना है, 14 में 2 7 बार चला गया, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 7 और 9। अब लंबाई बतानी है इसकी, P से Q तक लंबाई, तो लंबाई का वो लगाना दूरी का सूत्र ये वाला, और फिर ये मान रख लिए और इनको करना है हल। 8 में से 6 गए, 10 में से 8 गए, 4 प्लस 4, 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल निकल गया, 2 अंदर रह गया, तो ये लंबाई आ गई। अब 10वां में क्या है, 10वां में मान ज्ञात करना है। त्रिकोण न्यून कोण दिए हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। 30 और 45 60 दिए हुए हैं, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, और सेक 60 का मान 2 होता है। अब हल करो, तो 1/2 का 1/4 हो गया, ऊपर स्क्वायर है, 1 का वर्ग 1, 3 दूनी 6, 2 से ये 4 कट गए, 1/2 प्लस 4, तो यहाँ आ गए अपन 1/2 प्लस 4 और बट्टा 6। अब इनका लेसब लेकर जोड़ कर लेंगे, 1/2 प्लस 4 का लेसब आ गया 2, उत्तर आएगा ऊपर 1 प्लस 4 दूनी 8, यानी ये रहा, और बट्टा 6, 8 1 9, 9/2, 9/2, और नीचे क्या है 6, 6 के भी नीचे बट्टा में 1 लिख लिया। तो अब क्या होगा, 2 तो आएगा यहाँ गुणा होने, और 9 के पास ये जाएगा 1 है वो गुणा होने यहाँ, तो 9 इंटू 1 2 आ जाएगा यहाँ नीचे, 2 इंटू 6, तो 9/12, 3 का भाग चला गया, इसमें 3 बार इसमें 4 बार, ये उत्तर आ गया 3/4। अब 11वां में अपने को ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, ये वाला जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। तो ये कह रहे हैं ना, वर्गाकार जो मैदान है वो तो 15 मीटर भुजा का है, लेकिन ये घोड़े को बांधा कितनी लंबी रस्सी से, 5 मीटर रस्सी से बांधा है, तो त्रिज्या तो यही काम आएगी 5 मीटर ये, और ये है भी त्रिज्याखंड तो है ही, लेकिन ये चतुर्थांश भी है, क्योंकि वर्ग में यहाँ समकोण होता है, तो ये चतुर्थांश हो गया। तो सूत्र भी चतुर्थांश का लगा लेंगे यहाँ, आर का मान 5 है ही, इन्होंने दिया है, तो 5 इंटू 5, अब 4 को 22 को काट लिया 2 से, और 7 दूनी 14, इन ऊपर वाली संख्याओं का गुणनफल 275, और फिर 14 का इसमें भाग दिया तो आ गए 19.64 वर्ग मीटर। 12वें पॉइंट में करना है माध्यक ज्ञात, तो माध्यक ज्ञात करना है, ये वर्गीकृत सारणी है, तो इसमें भी सूत्र नहीं लगाना है। वर्गीकृत सारणी में माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है, इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करना है, संचयी बारंबारता जरूर निकालनी है। तो पहले तो इनको चर और बारंबारताओं को यहाँ लिख लिया, ये प्रश्न में देखकर। अब यहाँ बना ली संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता बना ली। संचयी बारंबारता ऐसे बनती है, देखो इस बारंबारता को पहले यहाँ लिख लो 2, फिर ऐसे जोड़ो 2 8 10, 10 12 22,
22 10 32, 32 6 38, 38 2 40। अब इसका आधा यहाँ लिखना है, इस मान का जो यहाँ आता है उसका आधा कर लो और वो यहाँ लिख दो n/2 के बराबर। इसका आधा n/2 के आगे लिख लो पहले, तो लिख लिया। 40 का आधा 20, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 22, और 22 के सीध में चर मान क्या है? 30, तो ये माध्यक हुआ, ये माध्यक हो गया 30, ये उत्तर आ गया। तो हो गया 12वां पॉइंट। अब लो 13वां प्रायिकता का। प्रायिकता में एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल, कुल कितने? कुल है 9। सफेद कंचा की प्रायिकता बतानी है, तो सफेद कंचे कितने हैं? 2, और कुल है 9, तो 2/9, उत्तर आ गया 2/9। सफेद कंचा नहीं आना है तो सफेद को अब गिनो मत, बाकी को गिन लो। 3 4 7, 7/9, ये आ गया न आने की प्रायिकता। बस हो गया प्रायिकता का। अब खंड से में कितने? 3-3 अंकों के अब शुरू हो रहे हैं। ये यहाँ तक 2-2 अंकों के थे, अब 3-3 अंकों के। अथवा भी है नीचे, प्रत्येक प्रश्न के नीचे अथवा का प्रश्न है। तो 14वां, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है कि जैसे मान लो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्रमागत कौन होगा? 3। ऐसे कोई भी आप लो, जैसे 5 का क्रमागत 6, मतलब क्रम से अगला आने वाला अंक, तो धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं क्रमागत। तो अपने को कह रहे हैं कि वो 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जो क्रमागत है, उनका गुणनफल 306 है। तो अपन मान, अच्छा इनमें गैप कितना होता है? प्रत्येक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच में गैप क्या है? 1 का है। तो अगला अगर प्राप्त करना तो 1 जोड़ते तो अगला मिलता है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो इसका क्रमागत पूर्णांक कैसा होगा? इसमें 1 जोड़ दो, x + 1, दोनों का गुणनफल कितना है? 306 प्रश्न कह रहा है। अब हल करो, x² प्लस दोनों का गुणा x बराबर 306। अब x² प्लस x और 306 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब करने गुणनखंड। गुणनखंड ऐसे करने कि अगर उन 2 पदों को जोड़े हैं, घटावे हैं, तो 1 आना चाहिए, गुणनफल 306 आना चाहिए। तो 18 और 17, 18 में 17 जाएंगे तो 1 आएगा, और गुणा करें तो 306 आएंगे। ठीक है, अब लो इनके कॉमन, x कॉमन आएगा, अंदर x + 18, 17 कॉमन आएंगे, x + 18। ये देखो चिन्ह चेंज हो गया, क्योंकि यह माइनस है ना, इसलिए ये चिन्ह हो गया प्लस का, और 17 का भाग 18 बार गया तो ये अंदर आ गया 18। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 18, बाकी क्या बचा? x - 17, ये हुआ। अब इनको अलग अलग शून्य बराबर रखकर मान निकाल लो। तो 18 इधर आ गए, 17 इधर आ गए, प्लस के हो गए, और प्रश्न धनात्मक पूर्णांकों का है, इसलिए इसको करो निरस्त, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको करो राइट, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17 है, तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा होगा 17 + 1 = 18, ये होगा। 14वां का अथवा, आगे है 14वां का अथवा, ये वाला। तो एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यानी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है। तो अपन चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई x + 15 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 250, 250 इसका क्षेत्रफल दे रखा है।
अब ये कोष्ट खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x से 250 यहाँ लिख लिए। अब 250 को इधर लियो तो माइनस के हो जाएंगे, और 15 के दो पद ऐसे बनाओ जिनको जोड़ें घटावे हैं, तो 15 गुणा करें तो 250, तो 25 और 10, 25 में से 10 घटावें तो 15, 25 10 को गुणा करें तो 250, 250। अब इन दोनों का ले कॉमन, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन ले अलग, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 25 लिख लिया, माइनस 10 कॉमन आ रहा है तो अंदर x प्लस 25, ये हो गया गुणखंड। अब गुणखंड हो रहे हैं। अब यहाँ कॉमन देखो, x प्लस 25 आ गए, x माइनस 10 यहाँ आ गए बराबर 0, x प्लस 25 को अलग 0 बराबर x माइनस 10 को अलग 0 के बराबर रख लिया, फिर मान आ गया -25 प्लस का 10, और अपन जानते हैं लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, तो ये तो हो गया निरस्त और ये हो गया राइट। अब ये आई है चौड़ाई, चौड़ाई का मान 10 है तो लंबाई का मान 10 प्लस 15 यानी 25 मीटर। ठीक है, ये हो गया 14वां। 15वां है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये अगर ये तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो होगा क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये होगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो अब तीनों भुजाएं ज्ञात करो अपन, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी। तो दूरी वाले सूत्र से ये ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार ये मिलाया हुआ यहाँ, तो आते आते क्या हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4 इकाई, तो इसका मान आ गया 4 इकाई। अब ज्ञात करें बी सी का मान ज्ञात करेंगे, तो ये यहाँ भी 16 ही आ रहे हैं, तो वर्गमूल 4, तो इसका मान भी 4 इकाई। अब सी ए यानी ये ज्ञात करना है सी ए, तो वही वापस अभी करे थे ऊपर जैसा ही कि दूरी का सूत्र ले लिया, सूत्र में रख लिया मान, और फिर हल किया तो 2√3 का स्क्वायर होता है 12। 12 कैसे होता है कि पहले तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल वर्गमूल हटेगा, 3 निकल कर आ जाएगा, तो 3 चौक 12, उत्तर वही 16 आ गए और वर्गमूल 4 आ गए। अब हुआ क्या कि तीनों भुजाएं बराबर आ गई, 4 इकाई 4 इकाई 4 इकाई, तो हो गई बराबर, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई है। 15वां हो गया। अब 15वां में ऊपर 15वां का अथवा है। अथवा में देखो एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और एक निर्देशांक अपने को ये ज्ञात करना है पी का मान। करेंगे कैसे, ऐसे करना, देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को संबंधी विभाजित करते हैं, तो ये बिंदु दोनों का ही कॉमन बिंदु है, मध्य बिंदु है भाई, ये इसका भी मध्य बिंदु है और ये बिंदु इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। तो पहले इस विकर्ण को लेकर मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, फिर इसका मध्य बिंदु लेकर, तो ये करना, देखो बीडी का मध्य बिंदु बराबर एसी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु ये और एसी का मध्य बिंदु ये, तो ये ज्ञात करना है। अब इसको लेकर चलेंगे तो 8 + p बट्टा 2, 2 + 3 बट्टा 2 यहाँ लिख लिया बराबर, एसी का करेंगे तो 6 + 9 बटा 2, 1 + 4 बटा 2, तो ये अपन ने मध्य बिंदु के निर्देशांक रेडी कर लिए। अब होता क्या है कि यदि अपने को ऐसे कोई मान दिया हुआ है इस प्रकार ऐसे, तो इसका अर्थ है कि x बराबर 4 y बराबर 5, ये होता है इसका मतलब। तो ऐसे यहीं पर ये ऐसे ही करना, देखो इसके बराबर कौन होगा इधर, ये 6 + 9 बटा 2, तो रखो इसको और इधर से ये ले आओ बराबर रखो,
2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, 8 प्लस पी, इनकी योग हो गया 15, 8 चला गया इधर, 7 उतरा गया। तो ये पी का मान ज्ञात हो गया। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिकोणमिति का गया। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस ऊपर अंडरूट है, तो हर का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करना है ऐसे, इन दोनों को तो लिख लो वापिस अंडरूट में ही। अब परिमेयीकरण होता है जो हर में पद होते हैं वही लेने हैं अपने को, एक और कोस को लेना है, लेकिन चिन्ह बदलना है। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा करना है, 1 माइनस कोस है। तो ये दोनों ऊपर वाले कोष्टक में जो मान है वो सेम ही है, इसलिए इनके तो जाएगा होल स्क्वायर। ये है अलग चिन्ह के, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका हो जाएगी यहाँ पर। तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर अभी नहीं है, अब पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस बटा साइन स्क्वायर, दोनों के पास स्क्वायर है इसलिए वर्गमूल हटा लेंगे, तो वर्गमूल हट गया, स्क्वायर भी चले गए। अब 1 बटा साइन कोस बटा साइन, 1 बटा साइन कोस बटा साइन। अब कोस बटा साइन है वो होता है कोट, 1 बटा साइन होता है कोसेक, बराबर राइट हैंड साइड। 16वां का अथवा सिद्ध कीजिए कि ये त्रिकोणमिति का ही है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का साइन ए प्लस कोसेक है का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल लें तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं वैसे ही खोलना है। पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग इधर, ठीक है, और सॉरी दूसरे का वर्ग इधर, और दोनों का गुणा और दुगुना, तो ये आ गया बीच में। ऐसे करते हैं ना अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली बीजगणित वाली। तो इस कोष्टक को अपन ने खोला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उतर आया, और इसको खोलेंगे तो ये उतर आएगा, वही सर्वसम्मिका काम में लेनी है। तो इस कोष्टक खोलने पर कोस स्क्वायर, दोनों का गुणा और दूना, फिर इसका वर्ग, ये। अब हल करो, हल करें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, इनका योग होता है 1, तो लिख लिया 1। 2 ये है व्युत्क्रम, इनका गुणफल 1 होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों व्युत्क्रम है तो इनका गुणफल 1 और सेक स्क्वायर। अब देखो कोसेक स्क्वायर बराबर होता है, यानी इसका मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है टेन स्क्वायर। तो लिख लिए 1 प्लस कोट 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सर्वसम्मिकाएं हैं। अब जोड़ो संख्याओं को, तो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 1 7, तो ये 7 आ गए, ये टेन स्क्वायर आ गया, ये कोट स्क्वायर आ गया, तो ये 16 हो गया। 17वां में माध्य ज्ञात करना है, आंकड़े दिए हुए माध्य ज्ञात करना है। तो सारणी को लिखो, ये वर्ग दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी है, यहाँ एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालते हैं, इनके मध्यमान निकालने मतलब 0 से 4 के बीच में कौन होता है 2, फिर इसमें 2 अंक छोड़कर पॉइंट, तो आप भी 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, 0.02, ऐसे 4 और 8 के बीच में 6 होते हैं, तो पॉइंट लगाना वापस इनके है जैसे, तो 6 0 पॉइंट, ऐसे 8 और 12 के बीच में 10 पॉइंट, वही 2 को छोड़कर पॉइंट लगा लो, 16 12 के बीच में 14 पॉइंट ऐसे लगाना है, और 16 20 के बीच में 18 पॉइंट लगाना है, इस प्रकार।
तो ये एक्स आई निकाल लिए। अब एफ आई एक्स आई निकालना, तो गुणा करो, 4 दूनी 8 आ गया, 9 चिंगे 54, 9 और 10 का गुणा 90, पॉइंट लगाते रहना। ये हो गए 28, ये हो गए 72, ये हो गई 44, यहाँ हो गया 44। तो 44 पॉइंट वापिस देखो, आप गुणा करो तब पॉइंट का ध्यान ही मत रखो, बाद में गिनकर पॉइंट लगा लो। 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो 2 अंक छोड़कर आप पॉइंट लगा लो। जैसे 2 दूनी 4 लिख लिया, फिर और 2 दूनी 4 और लिख लो, 2 दूनी 4 ऐसे, फिर पॉइंट आ गया तो आप भी यहाँ पॉइंट लगा लो इस प्रकार। अब इनकी जोड़ करो, जोड़ करेंगे तो ये जोड़ आई, और इसकी जोड़ करें तो 30 आई, और ये लगा लिया सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और ये 2.96 को यहाँ लिए बटा 30 लिख दिया, यहाँ से लाकर भाग दिया, तो ये भाग फल आ गया। ये माध्य हुआ। बहुलक है तो बहुलक सीधा ही है, सबसे बड़ी बारंबारता 45 है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो ये तो हुआ एल, ये एल का मान है, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो एच बराबर अंतर है 100 का। तो वर्ग अंतराल तो हो गए 100, निम्न सीमा हो गई 30, और ये हो गए सबसे बड़ी बार तक आपने गुणा किया, फिर इनके भी किया, इसके भी करना है। तो 3 बारंबारता है 0 1 2, सूत्र में रखना है यहाँ f1 माइनस f0 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये है निम्न सीमा इधर L प्लस। तो निम्न सीमा का मान रख दिया, फिर f1 यहाँ से लाओ, और f0 30, बीच में माइनस है ही, बटा 2 इंटू f1, तो f1 45 है, माइनस माइनस 30, यानी f0 का मान 30 ये रहा, और माइनस f2 ये रहा 35, तो रख लिया। अब हल इस प्रकार करना, देखो एक तो ये बाकी निकालो, ये घटाओ, तो 15 आ गए। एक इन दोनों को करना गुणा, तो 90 आ जाएंगे। 30 35 को पहले जोड़ो, 65 आ जाएंगे। 90 में से 65 घटाओ तो 25 आ जाएंगे। तो 15 बटा 25, बार ये 100 वर्ग अंतराल ये आ रहे हैं ऊपर से, तो इंटू 100, 25 का भाग 4 बार, 15 चौक 60, 360, ये आ गया बहुलक का मान 18वां। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये है देखो कि पहले आप मीनार के लिए ये मीनार की लाइन खींचोगे, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, और ये हो जाएगी 40 मीटर। छाया बाद में लंबी आगे और बढ़ गई, तो ये बढ़ने के बाद में 40 मीटर यहाँ और हो गई। पहले जब 60 डिग्री थे तब छाया यहाँ तक थी। अब क्या हुआ, छाया जो ही सूर्य इधर ढला नीचे, तो छाया की लंबाई बढ़ गई, 40 मीटर अधिक हो गई। ये कह रहे हैं ना, 40 मीटर छाया की लंबाई अधिक हो गई, तो ये 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अपन ने इसको मान लिया h, और यहाँ तक तो छाया पहले ही थी, फिर 40 मीटर और बढ़ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर हो गई, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। कोण घट गया ना, तो 60 से 30 डिग्री हो गया, यही बोल रहे हैं, ये 30 डिग्री हो जाता है। अपने को ऊंचाई बतानी है मीनार की, तो पहले त्रिभुज लो 60 डिग्री वाला, तो त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan 60, लंब बटा आधार बराबर tan 60, ये tan 60,
tan 60 का मान √3, वज्र गुणा कर लिया, x √3 हो गया, ये h का मान आया। तो इसको यहीं छोड़ दो नंबर 1 लगाकर। ABD में जो 30 डिग्री वाला कोण त्रिभुज है, ये वाला, ये ABD, ये वाला। तो ABD में लंब और आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x + 40, ये आधार है x + 40। तो h बटा x + 40 बराबर tan 30 का मान 1/√3, वज्र गुणा, यानी x + 40 को वहाँ ले जाकर गुणा कर लिया, तो ये ऊपर आ गया x + 40 बटा √3, ये हो गया h का मान और निकल गया 30 डिग्री वाले त्रिभुज से। वो h का मान निकाला 60 डिग्री वाले त्रिभुज की सहायता से। मान दोनों बराबर हैं क्योंकि वो सेम ही तो ऊंचाई है, ये 60 डिग्री वाले को लेकर चले, यही तो ज्ञात किया था। 30 डिग्री वाले त्रिभुज को लिया तो भी ज्ञात तो यही किया, और जो अपन ज्ञात कर रहे हैं वो तो सेम ही ऊंचाई है। तो ये दोनों मान बराबर रख लेंगे, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मान बराबर रख लेंगे। ये मान बराबर ही है इसलिए बराबर रखेंगे। तो यहाँ बराबर रख लिया, देखो उसको यहाँ लिया ये यहाँ पर, और इस मान को लिख दिया आगे बराबर में, वज्र गुणा करो तो √3 3 x हो जाएंगे, ये रहा। अब ये x है, पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा 2x, 2 का भाग चला गया 40 में 20 बार, तो ये x का मान आया। x का मान अगर समीकरण 1 में रख दें यहाँ पर, यहाँ, तो फिर h का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 20√3 मीटर, ये आ गई मीनार की ऊंचाई। 18वां का अथवा, एक नदी के पुल, ये नदी का पुल है, नदी के पुल पर ये बिंदु है, इस बिंदु से किनारे को देखते हैं, एक किनारे को, तो 45 डिग्री कोण बनता है। दूसरे किनारे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। तो ये पहला किनारा और यहाँ देखा ये दूसरा किनारा, तो वो 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45, एकांतर कोण है। अब नदी के जो ये पुल है इसकी तल से ऊंचाई है 3 मीटर, यानी पानी की सतह से किनारों से ऊंची कितना है ये 3 मीटर। अब पहले ज्ञात कर लेंगे, अपने को नदी की चौड़ाई बतानी है, तो इस त्रिभुज से यहाँ तक की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, इस त्रिभुज की सहायता से यहाँ तक की चौड़ाई और ज्ञात हो जाएगी, फिर जोड़ लेंगे। तो लो 45 डिग्री आए हुए हैं, तो लंब बराबर आधार होता है। जिस समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री होता है उसका लंब और आधार बराबर होता है। देख लो यहाँ त्रिभुज ABC में न्यून कोण 45 है, इसलिए ABC बराबर AB और AB बराबर 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया। कौन B से लेकर C तक ये 3 मीटर ज्ञात हो गई। अब लेते हैं ABD इस त्रिभुज को, तो ABD में AB बटा BD बराबर tan 30 और AB का मान है 3 बटा BD, tan 30 का मान 1/√3, वज्र गुणा कर लिया तो ये वज्र गुणा हो गया, ये यहाँ आ गया, और तो ये BD का मान आ गया 3√3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोनों को जोड़ दो तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी ये, दोनों को जोड़ा 3 कॉमन आ गए और ये उत्तर आ गए, बस। तो 18 हो गए। अब 19वां में चलो। 19वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली। तो ये घन है 14 सेमी भुजा का, और इसको अर्धगोलाकार यहाँ काट लिया, यहाँ ऊपर भाग को, तो यहाँ वर्ताकार फलक है वो कट गया और अंदर ये धंसा हुआ भाग अर्धगोले का वक्र है ये। तो अपने को कह रहे हैं कि इस खोदने के बाद में जो शेष बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने ऐसे ज्ञात करेंगे, अर्धगोला है उसकी नाप कैसी होगी त्रिज्या की, कि भुजा की नाप 14 है तो
व्यास कितना होगा, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 14 ही होगा, तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7। अब ज्ञात क्षेत्रफल करेंगे तब भुजा का मान तो घन में चलो 14 ले लेंगे, त्रिज्या का मान 7 ले लेंगे, लेकिन हिसाब कैसे लगावे पृष्ठों का, क्योंकि घन का एक पृष्ठ है वो इस गोलाई में तो खुद गया, वो तो पृष्ठ रहा ही नहीं, कोनों में है, यहाँ पर कोने अभी है। तो करना ऐसे है कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अभी ये अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ है ये भी पृष्ठीय है, तो इसका क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ऊपर का जो समतल फलक है घन का वो यहाँ से कट गया, तो ये माइनस हो गया ना, इतना एरिया माइनस हो गया, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो अब सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, घटा लो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। अब 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा 14, आर का मान 7 रख लिया, 7 से 7 कट गए, 22 × 7, इधर 14 का वर्ग कर लिया और 196 गुणा कर लिया 1176, 22 7 का गुणा 154 जोड़ लिया 1330, तो ये आ गया शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1330 वर्ग सेमी। 19वां का जो अथवा है उसमें आयतन है, ऊपर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का था सवाल, ये आयतन वाला है। तो कलमदान है ये घनाभ आकार का, इसमें ये कलम रखने के लिए गड्ढे खोदे हुए हैं शंकु आकार के, तो अपने को कह रहे हैं कि अगर ये गड्ढे खोद लिए तो अब लकड़ी का आयतन कितना होगा इस कलमदान में, कुल आयतन। तो ऐसे करेंगे, ये मान दिया हुआ है, देखो घनाभ की विमाएं यानी ये मान दिए हुए हैं, देख लो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है, घनाभ की नापें 3.5 सेमी, 10 सेमी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है यानी ये मोटाई। अब शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5 और शंकु की गहराई दे रखी है 1.4 सेमी, ठीक है। अब क्या करना है, अब कलमदान में लकड़ी का जब आयतन निकालेंगे तो ये लकड़ी तो चली गई, खुदाई में चली गई, शंकु के जो ये शंकु आकार के जो ये गड्ढे खोदे ये लकड़ी तो बाहर चली गई, वेस्टेज गई, तो ये माइनस करेंगे, 4 शंकुओं की जो लकड़ी वेस्ट में गई तो वो हो जाएगी माइनस, 4 शंकुओं का आयतन तो माइनस होगा। और घनाभ का आयतन कुल पहले निकालेंगे, एल बी एच लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सूत्र में मान रख लो 15 10 3.5 यहाँ प्रश्न में दे रखा है, और इधर 1/3 जो 4 एकम 4/3, पाई का मान आर का मान 0.5 एच का मान 1.4, तो सारे मान रख लिए। अब इनके दशमलव हटा लो तीनों के, तो नीचे 10 लिख लो सबके, दशमलव हट जाएंगे, 5/10 5/10 14/10। अब काट लो, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, और 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 को 2 से काट लो, इस 2 को 22 से काट लो 11, 2 और 22 को काटेंगे, भाई 2 का भाग 22 में 11 बार गया, 2 का भाग यहाँ 1 बार। अब मान क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 11 और 4 44, नीचे आ रहा है 3 × 10 30 का भाग अभी काट लो, पहले बाद में दे देना,
भाग जा रहा है 2 का, दोनों में 22 बार 15 बार, 15 का भाग 22 में अब दे दो तो भाग गया 1.467। इतनी बार अब घटा लो तो बाकी निकालेंगे तो ये उत्तर आएंगे 523.53 घन सेमी। 19वां हुआ है। अब लो 20वां लास्ट क्वेश्चन। इसमें निकालना है बहुलक। ये देखो, ये बहुलक ज्ञात करना है। सारणी पहले सतत करनी है आपको। ये सतत सारणी है। ये सतत कैसे? क्योंकि यहाँ जो मान होता है वही यहाँ होता है, तब वो सतत कहलाती है। यहाँ 124 है, यहाँ 127 है, तो गैप हो गया बीच में, तो ये असतत हो गई। तो पहले आप सतत करोगे, देखो जो मान अधिक है, ये मान इससे अधिक है ये वाला, तो इसका 127 में से 0.5 इसको दे दो, तो यहाँ भी 126.5 हो जाएंगे, यहाँ भी 126.5 हो जाएंगे। इस प्रकार ये देख लो, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ करना है। 118 पीछे वाले वर्ग में देगा तो इसके पास में 117.5 होंगे। ये रे, ये दे रहा है 0.5 इसको, तो 126.5, इसके पास 0.5 इधर चला गया तो 126.5 ही इसके पास रह गई। फिर ये 136 आधा यानी 0.5 इसको दे रहा है, तो 135.5 यहाँ हो गए। इसके पास भी अब 135.5, ऐसे ही 0.5 इसको देना है 144.5, इसके पास भी 144.5। ऐसे ही यहाँ देखो 0.5 इसको 153.5 हो जाएंगे, यहाँ भी 153.5 हो जाएंगे। 162 को उधर से 0.5 मिल रहा है, इसको तो मिलेगा, ये देगा नहीं, लेगा, तो 162.5। तो ये कहलाता है सतत करना। ये आपने सतत कर ली। अब वही है, सूत्र लगाकर हल करना है। तो अधिक बारंबारता है 12, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। ये सबसे बड़ी बारंबारता हो गई, ये इसके पूर्व की, ये इसके अगली बारंबारता। तो 0, 1, 2 ये निम्न सीमा, ये हो गया 9 इसका वर्ग अंतराल, इस वर्ग का अंतराल हो गया 9। और अब ये सूत्र है, सूत्र में रखो मान निम्न सीमा 135.5, F1 12 और F0 यहाँ लाना है 5, ठीक है, 12 - 5, फिर नीचे 2 × 12 यानी F1 यहाँ 12 माइनस F0, F2 का मान 6 इंटू H का मान 9, ऐसे। अब घटो 12 - 5 7, ये हो गए 24, ये हो गए 11, जोड़ने इनको। अब 24 में से 11 घटा लो 13, इनका कर लो गुणा, 9 × 7 = 63, 13 का भाग दो 63 में, तो 4.8 बार गया। फिर 4 को जोड़ लो, 4.8 को इसमें जोड़ो 135.5 में, तो उत्तर आएंगे 140.3। ये बहुलक का मान आया। तो बहुलक में और माध्यक में सारणी को पहले अगर ए सतत है तो उसको सतत करना होता है, और सतत अभी आपने देखा ये इस प्रकार किया जाता है। अब लो 20वां, ये 20वां है, 20वां का अथवा, 20वां के अथवा में है माध्य ज्ञात करना है, और विधि लेनी है पद विचलन विधि, ये विधि लेनी है। तो पद विचलन विधि में भाई माध्य कोई सी विधि से करो, एक शाही तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो ये वर्ग लिख लिए, बारंबारताएं लिख ली, ये तो प्रश्न में देख के लिख लिया, और जोड़ भी निकाल ली। जोड़ तो वैसे इन्होंने बोल दी कि 30 श्रमिक है, तो बारंबारता की जोड़ हो गई 30।
इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ बता ही दिया इन्होंने, आंकड़ों का कुल योग है ये 30 श्रमिक, तो यहाँ 30 लिख लिया। अब एक्स आई निकालना है। विधि चाहे कल्पित माध्य हो, पद विचलन विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, एक्स आई तो ज्ञात करना ही है। तो एक्स आई ज्ञात होता है, एक्स आई का अर्थ है वर्ग चिन्ह या वर्गों के मध्यमान, वर्गों के वर्ग चिन्ह। तो 20 और 60 के बीच में कौन है? 40। 60 100 के बीच में 80, 100 140 के बीच में 120। या फिर ऐसे कर लो, 60 20 को जोड़कर 2 का भाग दे लो, तो 60 20 को जोड़ेंगे तो 80, 80 में 2 का भाग दो तो 40। ऐसे ही करो बोले, तो जोड़ के 2 का भाग दो तो ये आ जाएगा एक्स आई का मान, यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगा। और सीधा आपको दिख रहा है कि 60 20 के बाद बीच में कौन होता है? 40, तो भले सीधा ही लिख लो। तो फिर गैप क्या है इनके? 20 का नहीं, 40 का गैप है, तो 40 के अंतर से आप यहाँ लिख लो यहाँ तक, तो ये एक्स आई पूरे हो जाएंगे। और अब ज्ञात करना यू आई, इसको समझना है आपको। तो इसमें यू आई जो अपन ज्ञात करेंगे यहाँ, उसमें पहले तो ए का अर्थ होता है कल्पित माध्य। एक्स आई के मान तो ये है ही। अब ए क्या है? ए है आपको एक कल्पित माध्य मानना है इन मानों में से, मतलब आपको एक माध्य मानना किसी को यहाँ से। तो अमूमन अपन क्या करते हैं, जो बारंबार अधिक बारंबारता होती है उसके मान को अपन कल्पित माध्य मानते हैं। और वैसे इसमें ये भी छूट है कि आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि कल्पित माध्य है, ये आपकी कल्पना पर निर्भर करता है कि आप किसको माने, चाहे 240 को मानो, 120 को, 200 को, 80 को, किसी को मानो। तो ये कल्पित माध्य आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीच वाली जो ये एक्स आई का मान होता है उसको मानते हैं। तो 120 को अपन ने कल्पित माध्य मान लिया, ये हो गया अपने कल्पित माध्य, अपनी तरफ से मानना हुआ माध्य। उसको यहाँ प्रयोग में लेना है यू आई ज्ञात करने के लिए। तो अब करना कैसे है? एक्स आई यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक्स आई अगर यहाँ का मान ज्ञात करना है तो एक्स आई ये होगा। तो एक पहले मान निकाल के देख लेते हैं। यू आई बराबर, यहाँ का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या है? एक्स आई 40, तो लिखो 40। फिर माइनस का चिन्ह, ए कल्पित माध्य आपने क्या मानना? 120, तो वो लिखो 120 बटा, नीचे क्या है? एच, तो एच है इस वर्ग का वर्ग अंतराल एच, और वर्ग अंतराल यहाँ पूरे में समान ही है, तो वर्ग अंतराल है 40। 60 में से 20 घटाओ 40, तो ये वर्ग अंतराल, एच का अर्थ है वर्ग अंतराल, तो 40 लिखो। अब 120 में से 40 घटाएंगे तो 80 आएंगे, माइनस के आएंगे। अब आप भाग दो तो 2 बार और माइनस, तो ये उत्तर आया पहला। तो इसी प्रकार यहाँ आप मान निकालोगे तो एक्स आई होगा ये, एक्स आई आप रखोगे 80 को, ए उसको लेना है, और बट्टा एच, वो 40 चलता रहेगा नीचे, तो हर बार ये 40 लेने ही, क्योंकि 40 का गैप है। तो एच का मान 40 लेते रहना, एक्स आई बार बार बदलते रहेंगे, और ए का मान ये फिक्स आपने कर ही लिया, फिर ये मान आते रहेंगे। आप इस प्रकार प्रत्येक बार ऐसे हल करना है, यहाँ उत्तर भरने, ठीक है। अब गुणा करो, ए पाई यू आई। ए पाई यू आई का मतलब है कि ए पाई का एक मान लो और यू आई से एक मान लो, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखो, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4, 3 और माइनस 1, माइनस 3, 0 और 7, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 और 3, 6 3 18। अभी हिसाब ऐसे करना है कि प्लस के, ये तो है माइनस के 7,
देखो 4 3 कितने हुए माइनस के 7 और इनको अलग जोड़ दो 8 2 10 और 6 16 2 1 3 36। अब 36 में से ये 7 घट जाएंगे तो क्या आया 29। तो इनका पूरा हिसाब मतलब आपने कैलकुलेशन करी तो उत्तर आया 29 और यहाँ बारंबारताओं का योग है 30। अब ये है सूत्र ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटा सिग्मा ए पाई इंटू एच। एच वही है वो वर्ग अंतराल। अभी आपने 40 प्रयोग करे थे ना एच का मान यानी वर्गों का जो अंतराल है वो। तो ए कल्पित माध्य अभी आपने यह माना था 120 तो 120 प्लस ए पाई यू आई आपने ज्ञात कर लिया 29। ए पाई का योग 30 बटा 30 इंटू एच का मान 40। 0 0 घट गए 4 और 29 का कर लिया गुणा 116 बटा 3 3 का भाग 2 38.66 ये भागफल आया। अब 38 को जोड़ो 120 में तो इसमें जोड़ा तो 158 आ गए ये आ गए 0.66 ये आ गए। तो ये माध्य हो गया पद विचलन विधि से। तो ये 20वां का यानी लास्ट क्वेश्चन हो गया। ये पूरा पेपर हो गया।